नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ग्राम पंचायत से संबंधित वीडियो का अध्ययन किया। हमने उनमें अध्ययन किया कि ग्राम पंचायत की संरचना कितनी होती है, 10 से 20 होती है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड से पंच और पूरे ग्राम पंचायत से सरपंच क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों का क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत से जो निर्वाचित सरपंच और जो पंच होंगे उनको शपथ कौन दिलाते हैं? यहाँ पास तहसीलदार। ठीक है, जैसे कि हम लोग जिला में कलेक्टर, जनपद में एसडीएम देखे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पास कौन रहेंगे? आपके तहसीलदार रहेंगे। ठीक है, अगर बात करें दोनों के निर्वाचन के बाद, जैसे कि पंच और सरपंच, उनके बाद किनकी निर्वाचन किया जाता है? उप सरपंच का। तो जो उप सरपंच का जो निर्वाचन होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। जो वार्ड से पंच आते थे उनके ही मध्य से एक कौन होते थे? उप सरपंच। यदि मत बराबर की स्थिति में क्या होता था? एक लॉट निकाला जाता था, लॉट के द्वारा निर्णय लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम देखे थे कि कब बैठक होती है। तो बैठक के लिए हम एक प्रावधान था कि प्रत्येक माह में कितने बैठक? एक बैठक आवश्यक है। साथ साथ उनकी गणपूर्ति के लिए कितना? 1/2 था। बाकी जिला पंचायत और जनपद पंचायत में 1/3 अर्थात क्या, एक तिहाई था। लेकिन इसमें कितना था? 1/2 रहता है। ठीक है, गणपूर्ति नहीं होती है तो क्या किया जाता है? बैठक को स्थगित की जाती है। किनके द्वारा? जो उस बैठक की अध्यक्षता करता है वो आगामी बैठक का तिथि निर्धारण करेगा। आगामी बैठक में गणपूर्ति नहीं देखी जाएगी, किंतु उस बैठक में वित्त से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, यदि जो अध्यक्ष होगा वो बैठक बुलाने में क्या हो जाएगा? असफल होगा, तब क्या बताए थे? ग्राम पंचायत सचिव 30 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर क्या बुलाते हैं? अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान देना। साथ साथ हम ये देखे थे कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सरपंच और उप सरपंच है वो अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं? ग्राम पंचायत सचिव को। और जो वार्ड के पंच होते हैं किनको देते हैं? अपने सरपंच को देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखे थे। इसके बाद हम देखे थे कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो हम बताए थे कि चुनाव प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर जो प्रथम बैठक होती है उस दिन से 5 वर्ष तक होती है। और क्या था कि यदि किसी सरपंच का या ग्राम पंचायत का कार्यकाल किसी 2 वर्ष में मान लो भंग हो जाती है तो शेष कितना बचा है? 3 साल अर्थात क्या, 6 माह से अधिक होने पर उसका निर्वाचन अगले शेष अवधि के लिए होगा वो। ठीक है ना, 3 साल के लिए होगा। यदि 6 माह से कम का अवधि बचा है तो अगले 5 वर्ष के लिए होता है। ये सब देखे थे। साथ साथ हम ये देखे थे कि जो पंच है और सरपंच है, ठीक है, हम लोग मुख्य रूप से उप सरपंच और सरपंच के लिए देखे थे कि उनको अविश्वास प्रस्ताव से किस प्रकार क्या किया जाता है? पद मुक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो हम ये देखे थे कि कुल निर्वाचित पंच एवं उपस्थित, मतलब निर्वाचित पंच एवं उपस्थित का 3/4 से प्रस्ताव लाया जाता है और कुल निर्वाचित का 2/3, 2/3 से क्या होता है? प्रस्ताव पारित होता है। तब क्या होता है? सरपंच या उप सरपंच का पद मुक्त हो जाता है बस। ठीक है ना, सेम था तीनों में, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में। ठीक है, चुनौती देखे थे और शर्तें भी देखे थे। शर्तें क्या थी कि ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध उसके कार्यकाल के 1 वर्ष के भीतर क्या नहीं लाया जा सकता था? अविश्वास प्रस्ताव। कार्यकाल अगर एक बार लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो उसके 1 साल बाद यह प्रस्ताव नहीं लाया सकता है। यदि कार्यकाल 6 माह बचा है शेष तो भी नहीं ला सकते थे। ठीक है, ये सब था। चुनौती में देखे थे कि चुनौती, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो 7 दिन के भीतर चुनौती देगा किसको? कलेक्टर को। ठीक है ना, अब कलेक्टर को जिस दिन सूचना मिलेगी उस दिन से लेकर कितने दिन तक? 30 दिन के भीतर क्या करेंगे? वो अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अविश्वास प्रस्ताव। फिर सबसे महत्वपूर्ण देखे थे क्या? राइट टू रिकॉल, जो कि केवल और केवल किसमें होता है? ग्राम पंचायत के लिए होता है, जिला जनपद के लिए नहीं होता है। प्रत्यावर्तन जो बोले थे हम लोग, अनुच्छेद 21 का
क था, वो धारा है ना, यहाँ अनुच्छेद नहीं धारा आएगा, ठीक है ना। उसमें ये रहता है कि जो सरपंच है उनको उनके मतदाता के द्वारा क्या किया जाता है, राइट टू रिकॉल। इस पद्धति से क्या किया जाता है, उनको पद मुक्त किया जाता था। हम लोग ये देखे थे कि कुल ग्राम सभा के जो मतदाता होंगे उनका 1/3 है ना, 1/3 के हस्ताक्षर पर क्या लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। वो प्रस्ताव लाएंगे और कुल मतदाता का 50% से अधिक उनके विरुद्ध में मत मिलेगा तो सरपंच को पद मुक्त होना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चुनौती सेम थी, शर्तें भी क्या थी, चेंजेस थी। शर्तें क्या था इसमें कि सरपंच के कार्यकाल के 2.5 वर्ष के अंतर्गत नहीं ला सकते थे हम इसमें, उसमें 1 वर्ष था, इसमें 2.5 वर्ष है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि उपचुनाव के माध्यम से कोई सरपंच निर्वाचित हो जाते हैं तो उनके कार्यकाल का आधे से आधा समय जब होगा उनके कार्यकाल का, तब उनके खिलाफ क्या लाया जाएगा, प्रत्यावर्तन प्रस्ताव लाया जाएगा। ये था आपके किसके लिए, सरपंच के लिए। चुनौती सेम रहेगी, ठीक है ना। अब बात करें किनके लिए, पंच के लिए। तो पंच के लिए जो लाया जाता है प्रत्यावर्तन प्रस्ताव, वो जो है उनके वार्ड के मतदाताओं के द्वारा लाया जाएगा और कुल मतदाताओं का 50% से अधिक होने पर उनको क्या होना पड़ेगा, पद मुक्त होना पड़ेगा। तो यहां तक क्या था, हम सार रूप में थोड़ा सा देख ली कल का, ठीक है ना। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित समितियां। तो ग्राम पंचायत में कितनी स्थायी समिति है, तो 5 स्थायी समिति, जैसे उसमें भी था, ठीक है ना। सबसे पहला समिति है कि आपका सामान्य प्रशासन। तो हमने सामान्य प्रशासन के अंदर किन किन विषय आते हैं इनका भी हमने क्या अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। जो सामान्य प्रशासन है इसका सभापति कौन होगा, सरपंच पदेन रूप से होगा। जो भी सरपंच होगा इस समिति क्या होगा, पदेन सभापति होगा, ठीक है। और जो शिक्षा समिति है इसके अंदर का शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण से संबंधित आते थे, इनके जो सभापति होंगे कौन होंगे, उप सरपंच। उप सरपंच क्या होगा, ये भी पदेन होगा, पदेन सभापति होगा। बाकी जो 3 समिति है आपकी कौन कौन सी, निर्माण एवं विकास समिति, कृषि राजस्व एवं वन समिति, एक नया समिति ऐड हुआ है, ये क्या, गौठान समिति। इन 3 समिति में जो होते हैं सभापति का निर्वाचन कैसे होता है, आपस में क्या कर लेते हैं, नियुक्त कर लेते हैं। जैसे कि इसमें मान लो 4 लोग हैं, इसमें मान लो 4 लोग सदस्य हैं, तो आपस में क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, नियुक्त कर लेंगे आपस, ठीक है। ये 5 समिति है। इस समिति का गठन कैसे होता है समझना ध्यान से। जिस दिन भी उप सरपंच का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है, कब होता है उप सरपंच का चुनाव, जब पंच और सरपंच दोनों क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो शपथ लेने के बाद ही किनका निर्वाचन होता है, उप सरपंच का, किनके मध्य से, पंचों के मध्य से, ठीक है ना। जिस दिन उप सरपंच का चुनाव होगा उसके चुनाव के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंतर्गत कभी भी ना, चाहे 2 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, उसके भीतर क्या किएगा, जनपद पंचायत अध्यक्ष जो होगा, ग्राम पंचायत के ऊपर कौन थे, जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी और उसी बैठक में सभापति और सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। इसी दिन क्या होता है, कौन सी समिति में कौन कौन से वार्ड के पंच शामिल होंगे और कौन समिति का कौन सभापति होगा, इसका निर्णय लिया जाता है, कब, इस दिन, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं, 4 सदस्य, सामान्य प्रशासन को छोड़कर। यहाँ पर मतलब अभी बताया, यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं एक समिति में, 4 सदस्य। कोई भी पंच अधिकतम 2 समिति का क्या हो सकता है, सदस्य बन सकते हैं। जैसे कि मान लो जाए आप क्या है, पंच हो, तो आपने इसको एक क्या किया, चुना समिति में शामिल होने के लिए, और एक इसमें चुना, तो आप सिर्फ 2 समिति का क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। बाकी और कोई अन्य होगा, टोटल 10 से 20 के मध्य था ना, तो इसके मध्य भी कोई आएगा, यहाँ पास और कोई आएगा, और भी कोई आएगा, तो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई भी एक समिति है बस, ठीक है। और इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वो सभी स्थायी समिति का क्या होगा, सचिव होगा। मतलब क्या है कि प्रत्येक समिति का एक सचिव होता है, तो सभी समिति के सचिव कौन होंगे, ग्राम पंचायत के सचिव होंगे यहाँ बस, ठीक है।
आगे देखते हैं हम क्या, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है जिला, जनपद और ग्राम पंचायत से क्या ये अलग ही है, ठीक है। तो इसका अध्ययन क्या करेंगे, अलग से ही करेंगे, और ये मुख्य रूप से क्वेश्चन यहीं से आते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो ग्राम सभा क्या होती है, राज्यपाल के द्वारा लोक अधिसूचना में, राज्यपाल क्या करते हैं, लोक अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम सभा के रूप में क्या करते हैं, वो घोषित करते हैं, ये तो अधिकृत करते हैं, ठीक है ना। हम पढ़े थे ग्राम पंचायत या पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने धाराएं थे, 132, कितने अध्याय थे, 15, और अनुसूची कितने थे, 4। तो ये जो ग्राम सभा है इसका उल्लेख पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 2 और धारा 3 में इसका क्या है, उल्लेख है, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्या था, ग्राम सभा, ग्राम सभा से मिलकर क्या बना, मान लो जाए बहुत सारे ग्राम सभाएं हैं, तो इन ग्राम सभाओं से मिलकर क्या बना, एक ग्राम पंचायत। अब बहुत सारा ग्राम पंचायत होगा तो ग्राम पंचायत से मिलकर क्या बनेगा, एक जनपद पंचायत, और 4-5 जनपद पंचायत मिलकर क्या बनता है, एक जिला। तो ये क्या कहलाता है, जिला पंचायत कहलाता है। तो ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। ग्राम सभा के अंतर्गत जो मतदाता सूची होती है वो कैसे बनती है, तो आप लोग खैर नॉर्मल जानते हैं कि हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं, जो हमारे पास आईडी कार्ड होता है वही क्या होता है, हमारा मतदाता सूची होता है। कैसे होता है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसमें लिखा गया है क्या, ये धारा 5 है, ठीक है, ग्राम सभा की मतदाता सूची। इससे पहले क्या लिखा गया है कि जो धारा 3 में जो ग्राम विनिर्दिष्ट है, अर्थात क्या, जो उल्लेखित है उससे संबंधित जो निवासरत लोग होंगे उनका जो है संबंधित विधानसभा के निर्वाचक नामावली में क्या होगा, नाम दर्ज होगा। यदि आप जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी भी विधायक को वोट देते हैं, अर्थात क्या होते हैं, आप मतदाता हैं, तो आप भी क्या हैं, उस ग्राम सभा के सदस्य हैं, ठीक है ना। आगे ये है कि उस ग्राम का आपको क्या होना चाहिए, मूल तौर पर निवासी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि विधानसभा क्षेत्र तो बहुत सारे गांवों से मिलकर बनता है, ठीक है ना, लेकिन आप कौन से ग्राम सभा का सदस्य होंगे इसका निर्धारण कैसे होगा, आपके मूल निवास के आधार पर होगा, ठीक है ना। और ये है कि परंतु एक से अधिक ग्राम का मतदाता में पंजीकृत नहीं होगा। जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं, आपसे लगा हुआ क्या है, एक गांव है, ठीक है, आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपका नाम जो है इस गांव के निर्वाचक नामावली में शामिल होगा। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे चलो ना पास में तो है, यहाँ मेरे पहचान क्या करते हैं, एक सरपंच चुनाव में खड़ा हो जाते हैं, तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, एक मतदाता सूची बना लेता हूँ, उनको वोट दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, फर्जी तरीके से। तो क्या है, सिर्फ एक ही गाँव में क्या होगा, आपका नाम दर्ज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राम सभा की जो बैठक होते हैं, सम्मेलन, वो किस प्रकार होते हैं, कब कब होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जिला पंचायत और जनपद में प्रति 1 माह में क्या होता है, एक बैठक होता है। यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक 3 माह में एक बैठक क्या है, आवश्यक है। कितने माह में, 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है, और इसके लिए क्या है, एक दिनांक या तारीख या डेट क्या है, निश्चित की गई। जैसे कि 23 जनवरी को एक बैठक होना क्या है, अनिवार्य है। 14 अप्रैल, 20 अगस्त और ये 2 अक्टूबर, ये जो 4 तारीख है, इस 4 तारीख पे ग्राम सभा का बैठक होना क्या है, अनिवार्य है। ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट दिनांक है। जैसे कि 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जयंती, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 14 अप्रैल को आपका भीमराव अंबेडकर, 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती होता है, और 2 अक्टूबर को सभी को ज्ञात होगा महात्मा गांधी जी क्या मनाया जाता है, जयंती मनाया जाता है। तो इन 4 विशेष दिवस पर क्या होता है, ग्राम सभा का बैठक का किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है। वर्ष में कितने बैठक होना चाहिए, 6, जो 2 अलग होते हैं, एक जून माह में होता है और एक नवंबर माह में भी क्या किया जाता है, आयोजित की जाती है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें देखते हैं बैठक में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखते क्या, जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में जो गणपूर्ति थे वो 1/3 था, जनपद में भी कितना था, 1/3 था, और हम देखे थे ग्राम पंचायत में कितना था, 1/2 हो जाता है।
यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ ये है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र इन दोनों को डिवाइड किया गया है और दोनों में क्या है, जो गणपूर्ति क्या है, अलग अलग है। तो दोनों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूं, गैर अनुसूचित क्षेत्र अर्थात क्या, गैर एसटी क्षेत्र, ठीक है, और ये क्या है, एसटी क्षेत्र। जैसे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 14 जिला क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, एसटी क्षेत्र है। अगर विकास खंड की बात करें तो 85 विकास खंड क्या है आपका, अधिसूचित क्षेत्र है। ग्राम पंचायत की बात करें तो आपका 50-50 ग्राम पंचायत क्या है, अधिसूचित क्षेत्र है। ये क्या है, वर्तमान का डेटा है, ठीक है ना। तो 50-50 ग्राम पंचायत है तो ग्राम सभाएं भी होंगे। तो उस जो ग्राम सभाएं हैं वहां अनुसूचित क्षेत्र क्या रहेगा, तो उस अनुसूचित क्षेत्र में जो गणपूर्ति होगी क्या होगी, अलग होगी। और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे कि आपका 14 जिला है तो 28 जिला टोटल, तो कितने जिला बचे, 14। जैसे कि रायपुर क्या है आपका, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, तो रायपुर जिले के अंतर्गत भी कुछ न कुछ ग्राम सभाएं होंगी, ग्राम पंचायत होगी, ठीक है ना। तो पहले इसको देखते हैं, गैर अनुसूचित। कोदम क्या होता है, गणपूर्ति, ग्राम सभा के सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। जैसे कि ग्राम सभा में जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है ना, उसका कितना होना चाहिए, 1/10, तथा उस 1/10 में 1/10 जो है ना, उसमें कितने महिलाएं होना चाहिए, 1/3 महिलाएं होना चाहिए। जैसे कि मान लो जाए ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उसकी संख्या टोटल कितना है, 100 है, ठीक है। तो इस 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा। तो 10 लोग भी आते हैं तो उस बैठक का क्या होगा, आयोजन हो सकता है। लेकिन इस 1/10 का कितना होना चाहिए महिला, 1/3 होना चाहिए। मतलब कितना, 3, 3.3 समथिंग आया तो हमको 3 मानते हैं, या तो 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस 10 लोगों में या 10 ग्राम सभा के सदस्यों में 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होना क्या है, अनिवार्य है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो कौन होंगे, सरपंच। सरपंच क्या करेगा, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि सरपंच मान लो जाए उस दिन अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो उसके स्थान पर कौन होंगे, उप सरपंच। ये भी क्या है, उस दिन अनुपस्थित है। हो सकता है सरपंच और उप सरपंच कहीं गए हैं घूमने के लिए, उस दिन क्या अनुपस्थित हो गए। तब क्या किया जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा बहुमत लाया जाएगा। बहुमत के द्वारा क्या होगा, एक निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, उस बैठक का अध्यक्षता करेंगे। जैसे कि आप भी मान लो जाए ग्राम सभा के सदस्य हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। तो उस दिन सरपंच और उप सरपंच क्या है, अनुपस्थित हो गए, दोनों कहीं घूमने चले गए मान लो, ठीक है ना। तो आपको भी उस दिन बहुमत के द्वारा अध्यक्ष के रूप में क्या किया जा सकता है, निर्वाचित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। ये तो हो गई गैर अनुसूचित क्षेत्र की। बात करें अनुसूचित क्षेत्र में तो यहाँ एक चीज है, ग्राम सभा के सदस्यों का 1/3 क्या होना चाहिए, गणपूर्ति। लेकिन इस 1/3 का 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होना क्या है, अनिवार्य। यहाँ वो 1/10 था, वो यहाँ कितने होंगे, 1/3 हो गए। जैसे एग्जाम्पल में लिए थे टोटल कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य लिए थे, तो इस 100 सदस्य का 1/3 कितना होगा, 33 होगा, ठीक है ना, 33 होगा ये, ठीक है। अब इस 1/33 सदस्य में 1/3 कौन होने चाहिए, महिलाएं होना चाहिए, तो कितना आएगा ये, 11। मतलब 33 लोग भी आते हैं उस दिन तो बैठक का आयोजन तो होगा, लेकिन उस 33 लोग में 11 लोग क्या होंगे, महिलाएं होंगे, तभी इस बैठक का क्या होगा, आयोजन किया जाएगा यहाँ बस, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। अब देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ तो बता रहे थे, यहाँ जो अध्यक्षता करेंगे वो ग्राम के बीच में से ही बहुमत के द्वारा कोई एसटी व्यक्ति क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर कोई सरपंच उप सरपंच पंच का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है ना। अधिसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा का जो बैठक होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो एक एसटी व्यक्ति, जैसे कि
आप एसटी क्या है, मतदाता है, ठीक है ना, जो उस ग्राम सभा क्या है, सदस्य है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस बैठक में शामिल होने गए हैं, वहां पर सरपंच हो चाहे पंच हो कोई भी हो, उससे लेना देना नहीं है। अगर आप एसटी के हैं तो आपको भी बहुमत के द्वारा उस समय क्या किया जा सकता है, निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या था, जब सरपंच और उप सरपंच ना हो तभी मौका मिल रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सीधा मौका दिया जाता है किनको, एसटी व्यक्ति को। और ये एसटी व्यक्ति पंच, सरपंच, उप सरपंच बिल्कुल भी ना होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों में क्या है, भिन्नताएं, तो इसको आराम से पढ़िएगा पहले से, है ना, ये दोनों डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या था देखो ध्यान से एक बार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या था, ग्राम सभा के सदस्यों का 1/10 होगा, लेकिन इस 1/10 में 1/3 क्या होने चाहिए, महिला। एग्जाम्पल तो बताया था 100 सदस्य है, तो इस 100 सदस्यों का 1/10 कितना होगा, 10 होंगे कि नहीं होंगे, तो इस 10 सदस्यों का फिर से 1/3 महिला होनी चाहिए, मतलब 3 महिलाएं होना चाहिए। 10 लोग आए हैं तो उस 10 में से 3 महिला होना क्या है, अनिवार्य है, तब जाके क्या होगा, एक बैठक आयोजन किया जाएगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में क्या था कि कुल सदस्य का 1/3, जैसे कि 100 है तो 100 का 1/3 कितना, 33, तो उस 33 का 1/3 महिला, अर्थात जितने 11 महिलाएं होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये बैठक आयोजित किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। और दोनों बैठक में बहुमत या गणपूर्ति पूरा करने का दायित्व या जिम्मेदारी किनका होगा, तो पंच और सरपंच का। यहाँ लिखा हुआ है गणपूर्ति का दायित्व पंच और किनका होगा, सरपंच का। ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। रेड सिग्नल है, रेड पेन में लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। ग्राम सभा की जब गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है, जैसे कि माना जाए किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति क्या है, नहीं मिल पाई, तब क्या होता था, पहले भी देखे थे, बैठक क्या हो जाती थी, स्थगित हो जाती थी, और अध्यक्ष के द्वारा क्या जाता है, आगामी बैठक की तिथि का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यदि अध्यक्ष को दिया गया अवसर आगामी बैठक की तिथि निर्धारित किया था, तो उस तिथि में क्या हुआ, गणपूर्ति नहीं हो पाई, तो गणपूर्ति नहीं हो पाई तो उसमें वित्त विषय को छोड़कर अन्य विषय पर चर्चाएं तो होंगी, लेकिन अर्थ क्या होगा कि उन्होंने गणपूर्ति को पूर्ण नहीं कर पाया। अगले जो 3 बैठक जो भी होगा उसमें गणपूर्ति वो कर ही नहीं पाया, ठीक है। पहले में जो गणपूर्ति क्या हुआ, असफल रहा, तो क्या होगा, दूसरे बैठक में गणपूर्ति तो नहीं देखी जाएगी, लेकिन संबंधित विषय पर चर्चा की जाएगी। फिर अगले विषय 3 जो है, इसमें क्या हुआ, उन्होंने बैठक का गणपूर्ति करने में असफलता प्राप्त को मान लिया जाए, ठीक है ना। तब क्या किया जाएगा, पंच और सरपंच को या पंच या सरपंच को नोटिस दिया जाएगा कि वो अगले 2 बैठक तक क्या हो, गणपूर्ति पूर्ण कर दे, क्योंकि हमने बताया है गणपूर्ति का दायित्व किनके हाथ में रहता है, तो पंच और सरपंच के हाथ में रहता है। तो उन्हें क्या अवसर दिया जाएगा, अगले 2 बैठक तक, 3 बैठक तक क्या किया उन्होंने, गणपूर्ति नहीं कर पाया, तो उनको यहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा कि अगले 2 बैठक तक क्या करो, आप गणपूर्ति करके दिखाओ। गणपूर्ति करने दिखाने का आशय क्या हुआ कि आप अपना बहुमत दिखाओ कि आपके अंतर्गत कितने आते हैं बैठक में, ठीक है ना। यदि इसके बाद भी वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, तब उसे पद मुक्त करने की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। समझ सकते हो आप कितने अवसर दिए उन्होंने, टोटल 5 अवसर दे दिया वहां पर, लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, वो बैठक बुला ही नहीं पा रहे, गणपूर्ति कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पद मुक्त करने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी, जो भी प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। प्रत्येक ग्राम पंचायत के जो ग्राम सभा होंगे उसके जो बैठक क्या होंगे, पृथक पृथक रूप से किए जाएंगे। जैसे कि हमने बताया क्या, ये क्या है, ग्राम पंचायत है, तो इस ग्राम पंचायत में क्या होंगे, अनेक ग्राम सभाएं होंगे। तो ग्राम सभा का आयोजन प्रत्येक गांव में अलग अलग होगा, न कि एक ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ग्राम सभा का जो बैठक होगा ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगा, ऐसा नहीं है। ग्राम सभा के प्रत्येक क्या होंगे, गांव में बैठक आयोजन की जाएगी। यदि किसी 2 गांव में या 2 ग्राम सभा में क्या हो जाए, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए किसी विषय से संबंध में, यहाँ से नाली जाता है या कुछ रोड जाता है या कुछ और चीज है, तो दोनों में विवाद हो जाता है बैठक में, तो इस बैठक का जो है समाधान संयुक्त बैठक से किया जाएगा। दोनों का क्या बुलाया जाएगा, ग्राम पंचायत के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा
और उनके समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। ठीक है, ये थे यहाँ पास। यहाँ तक क्या थी, गणपूर्ति, जैसे हम जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में पढ़े हुए हैं। आगे देखते हैं विशेष बैठक का क्या क्या प्रावधान है। विशेष बैठक कब किया जाएगा, ग्राम सभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य द्वारा लिखित अपेक्षा किए जाने पर। ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित में देते हैं कि हमको क्या बुलाना है, विशेष बैठक बुलाना है, तो विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसके अतिरिक्त ये याद कर लेना, जनपद पंचायत या जिला कलेक्टर के द्वारा भी विशेष बैठक क्या किया जाता है, आहूत मतलब क्या, बुलाया जा सकता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर के द्वारा, ये दोनों याद कर लेना है बस। ठीक है, ग्राम क्या है, एक स्थायी सदन बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कि कभी क्या होती है, भंग नहीं होती। जैसे कि सरपंच है, तो सरपंच का कार्यकाल निश्चित है कितना, 5 वर्ष। लेकिन ग्राम सभा कभी भंग होगी क्या, हमारी सदस्यता जा सकती है कि ग्राम के हम सदस्य हैं, मतदाता हैं, तो हमारी सदस्यता कभी भंग नहीं होगी वहां पर। ठीक है ना। ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण करते हैं, मतलब क्या होता है, ऑडिट करते हैं। कौन, ग्राम सभा कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या क्या कार्य प्रणाली हुई है सामाजिक के अंतर्गत, इसका निर्धारण कौन करते हैं, ग्राम सभा करते हैं। ठीक है, आज हम ग्राम सभा का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगे हम ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के संबंध में जो जो अनुच्छेद है या धाराएं, जैसे कि हमने बताया कि ग्राम सभा जो है अध्याय 2 धारा 3 में, लेकिन अनुच्छेद पूछेगा आपको, तो अनुच्छेद कौन से में, ये 243 का इसमें है, ये अनुच्छेद में। ठीक है ना, ये सब क्या करेंगे हम, एक एक विषयवार क्या करेंगे हम, अनुच्छेद के अनुसार आपको बताएंगे कल। ठीक है, साथ में हम आपको जिला, जनपद और ग्राम पंचायत का एक एक डिवाइड करके हम आपको अध्ययन कराने के लिए बोले थे, तो आपको भी क्या वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो आपको उपलब्ध करवा सके। ठीक है, हमने आपको कहा था कि इन सब वीडियो से संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एक प्रयास उड़ान की क्या करें, ज्वाइन कीजिए और वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कीजिए, एक प्रयास उड़ान की। ठीक है, धन्यवाद।